तो चैप्टर नंबर 2 रहेगा बेटा हम लोगों के पास, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाम सुना है सभी ने? स्पीक इट आउट, यस और नो? यस सर। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए, हर एक चीज को बहुत सारा ढंग से नोट करना है। नाम मेरा है आयुष, ठीक है, बायोलॉजी टीच करूंगा तुम लोग को। चलिए जी, हेडिंग डालेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में बेटा, इससे पुराने वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा टेक्सोनॉमी। नाम पता है व्हाट इज टेक्सोनॉमी? यस सर। राइट। अब जरा ध्यान से सुनते जाइएगा जो जो बातें बताऊंगा। टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग बोलते थे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को स्टडी किया जाता है, राइट। उसी में हम लोगों ने बताया था क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक ऑर्गेनिज्म को किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप पे प्लेस करना जहां पे उसकी सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो हमारे पास कंसेप्ट है बेटा, इसके अंदर हमारे पास 3 वेज हैं, जिन 3 वेज से मैं क्लासिफिकेशन कर सकता हूं। द फर्स्ट वे इज, आप लोगों ने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, राइट। यस सर। सेकंड वन इज नोन एज नेचुरल क्लासिफिकेशन, and the third one here is phylogenetic classification। बस अब हर एक चीज को ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। देखो भाई, जो हमारे पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थी, इसका मेन मेजर बेस क्या था, किस बेस के ऊपर मैंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को रखा? इसका बेस था सिर्फ 2 या 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इट मींस द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन ओनली 2 or 3 morphological characters. Please note it down. It was based on 2 to 3 morphological characters. बस सिंपल याद रखना है। That is purely on competitive behalf, ठीक है। चलिए जी, अब अगर कई बार हम लोगों को बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? यस, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हमारे पास किसने दी थी बेटा? दैट वाज गिवन बाय लीनियस। सबसे पहले तो सर लीनियस ने दी थी, बाद में तो बहुत सारे इससे साइंटिस्ट। पहले एक फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन आई थी, ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट था, एरिस्टोटल। यस, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। जो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट था, दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। एरिस्टोटल ने क्या किया भाई, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको अलग अलग कर दिया। किस तरीके से अलग अलग किया? प्लांट्स को उसने 3 कैटेगरीज के अंदर डाला और एनिमल्स को उसने 2 कैटेगरीज के अंदर डाला। प्लीज नोट इट डाउन। जो प्लांट्स थे उसको इसने 3 कैटेगरीज में, कौन कौन सी 3 कैटेगरीज में डाला बेटा? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा यस या नो करके बताते जाइएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए, फिर हमारे पास दूसरा था एनिमल्स। एनिमल्स को भी इसने 2 कैटेगरीज के अंदर डाला बेटा। वन इज नोन एज इनेमा एंड सेकंड वन इज नोन एज एनेमा। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वन इज नोन एज एनेमा। एनेमा के अंदर उसने उन ऑर्गेनिजम्स को डाला जिसके अंदर आरबीसीज जो थे वो एब्सेंट थे। ए से एनेमा, ए से एब्सेंट, आरबीसीज आर एब्सेंट। याद रखना है, आरबीसी आर एब्सेंट। वेयर एज इन केस ऑफ इनेमा, दैट इज द सेकंड वन है, इनेमा। इनेमा के अंदर इसने किनको इंक्लूड किया बेटा? जिनके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट थे। तो आप लोग जानते हो आरबीसीज किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? देखो, आरबीसी एब्सेंट हमेशा ज्यादातर हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होंगे। मतलब एनेमा के अंदर सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे नहीं, ऑलमोस्ट। एंड इनेमा के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे वर्टिब्रेट्स। इज दैट क्लियर? राइट। चलिए, फिर हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट आया, दैट इज नोन एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज, और यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, ओके हम लोगों ने अभी तक सिर्फ डिफाइन किया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर मैंने क्या बोला, 2 या 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन हुई थी, राइट। लेकिन जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है उसमें सिर्फ 2 या 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं होंगे, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी, ओवरऑल एनाटॉमी, ओवरऑल हिस्टोलॉजी, ओवरऑल फिजियोलॉजी, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर तुम स्टडी करोगे उसको 2 या 3 कैरेक्टर्स के बेस पे नहीं करोगे, ओवरऑल स्टडी किया जाएगा, राइट। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बता सकते हैं कोई, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? Bentham and Hooker. वेरी गुड, इट वाज गिवन बाय बैंथम एंड हुकर, वेरी गुड। अब देखिए इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, मैंने क्या बोला, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, नोट करते जाइएगा, इट इज बेस्ड ऑन ओवरऑल Complete gross morphological characters. एनाटॉमी, histology as well as physiology। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को हमें थोड़ा सा डिटेल में लेके चलना पड़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट द बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन हाउ द क्लासिफिकेशन लुक्स लाइक। इफ आई टॉक अबाउट इन द फ्लो चार्ट फॉर्म, हम इसे फ्लो चार्ट फॉर्म के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं जरा, तो जरा आप लोग रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। सबसे पहले बैंथम एंड हुकर ने किसके अंदर क्लासिफिकेशन दी थी बेटा? याद रखना, सिर्फ स्पर्मेटोफाइट्स के लिए इसने क्लासिफिकेशन दी थी। इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू स्पर्मेटोफाइट्स। तो अगर स्पर्मेटोफाइट्स की मैं बात करूंगा तो सबसे पहला जो मेरे पास डिवीजन होगा दैट इज स्पर्मेटोफाइटा, राइट जी। अब इस स्पर्मेटोफाइटा को बैंथम एंड हुकर ने डिवाइड कर दिया किसके अंदर? थ्री क्लासेस के अंदर। प्लीज नोट इट डाउन। अगर फाइटा लगाया तो तुम लोग जानते हो डिवीजन है। किंगडम, फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास आता है। तो क्लास हमारे पास कितनी है यहाँ पे? 3 क्लासेस है। प्लीज नोट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग व्हाटसएवर आई एम टेलिंग यू। द फर्स्ट क्लास वाज व्हाट बेटा? द फर्स्ट क्लास वाज डाइकोटिलिडने। The last class was monocotyledone, and within between this dicotyledone and monocotyledone एक गड़बड़ कर दी हमारे पास बैंथम एंड हुकर ने, और इसी वजह से इसकी क्लासिफिकेशन को आज स्टडी नहीं किया जाता। जिम्नोस्पर्म में डाल दिया बंदे ने बीच में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। तो आप लोग खुद जानते हो डाइकोटिलिडने की बात करूंगा तो डाइकोटिलिडने में क्या आएगा? डाइकोटिलिडन्स, राइट, डाइकॉट्स। मोनोकोटिलिडने के अंदर क्या आएगा? मोनोकॉट्स। एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म, राइट, सिंपल। लेकिन डाइकोटिलिडने को फिर से इसने, ये क्या थी तीनों की तीनों? क्लासेस। अब क्या किया इसने? क्लासेस को सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। आइए जरा इसकी सब क्लासेस की तरफ चलिए। कौन कौन सी सब क्लासेस? 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया बेटा जी। कौन कौन सी 3 सब क्लासेस बेटा? याद रखना, 1 इज नोन एज पॉलीपेटले, पॉलीपेटले। सेकंड वन इज नोन एज गैमोपेटले, इज दैट क्लियर? एंड थर्ड वन इज नोन एज मोनोक्लेमाइडी। वेरी गुड। आप जरा ध्यान से देखिए, तुम लोगों ने कभी 11th क्लास में पढ़ा होगा, शायद किसी ने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? नॉन फ्यूज्ड कंडीशन। गैमो का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड कंडीशन। तो पॉली पेटले का मतलब क्या हुआ? ऐसे फ्लावर्स यहां पे रखे गए, ऐसे प्लांट्स रखे गए जिनके अंदर जो फ्लावर था अनफ्यूज था, नॉन फ्यूज्ड। जिनके अंदर पेटल्स जो है ओपन है, नॉन फ्यूज्ड है, दे आर इंक्लूडेड इन पॉलीपेटले, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्लांट वेराइटीज दैट हैव अनफ्यूज्ड पेटल्स। गैमोपेटले के अंदर क्या रखा गया बताइए? जहां पे पेटल्स जो थे वो फ्यूज्ड थे, तो यहां पे क्या होगा?
फ्यूज पेटल बियरिंग प्लांट्स। और मोनोक्लोमाइडी के अंदर वो प्लांट्स रखे गए जिनके अंदर पेटल्स होते ही नहीं है, विदाउट पेटल्स है ही पेटल। नहीं, तो फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड वाली बात तो आएगी ही नहीं। डायरेक्टली बोल सकते हैं पेटल्स आर एब्सेंट। ये चीज क्लियर हो गई सभी को? यस और नो? यस सर। ओके, आगे चलें जरा थोड़ा सा। चलो सर। थर्ड क्लासिफिकेशन की बात कीजिए ना। यहां पे 2-3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना है और ध्यान से नोट डाउन करना है बेटा आप लोग ने। थर्ड क्लासिफिकेशन जो हम स्टडी करेंगे दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये जो फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन है, इसको पढ़ने से पहले बेटा मुझे एटलीस्ट इस चीज का तो पता होना चाहिए, फाइलोजेनी किसे कहते हैं। व्हाट इज फाइलोजेनी? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आज के टाइम पे दिख रहा है वो पहले कैसा था। मतलब कि अगर मैं तुम लोगों को जिस तरीके से दिख रहा हूं, मेरे से जो मेरे प्री एंसेस्टर्स थे 50 साल पहले कैसे दिखते थे, तो उनसे मुझे कंपेयर करना, दैट इज फाइलोजेनी। ठीक है, इट इज नोन एज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। जो हमारे पास फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन है बेटा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी थी। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी एक याद नहीं रखना कि इसका आंसर एंगलन एंड पेंटल होगा। नो, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी थी। यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी साइंटिस्ट जिसने इसको दिया था। लिखिए जरा, तुम लोगों ने तख्तजान का नाम सुना है? यस सर। यस सर। हचिनसन का नाम सुना होगा? यस सर, जॉन हचिनसन। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों ने स्किम्पर का नाम सुना होगा। उसके बाद तुम लोगों ने एंगलर एंड पेंटल का नाम सुना होगा। तो अगर क्वेश्चन तुम लोगों को यहां से आ जाता है कॉम्पिटिटिव में भाई कि बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? एंगलर एंड पेंटल। एंगलर एंड पेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लीज नोट इट डाउन हियर, बेस्ट फाइलोजेनेटिकल सिस्टम, बेस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अगर कोई पूछ ले मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दी थी? आइशलर। एक और साइंटिस्ट था हमारे पास, आइशलर। क्या दी थी सर? राइट, इस साइंटिस्ट ने हम लोगों को कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी बेटा? मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और आज के टाइम पे अगर हम लोग बोले कि मैं कौन सी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज करता हूं, दैट इज आइशलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा हर्बेरियम के अंदर हम लोग कौन सी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं? हर्बेरियम के अंदर हमेशा बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज किया जाता है। इस चीज को एसेसरी लिख लीजिए, इन द हर्बेरियम बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज की जाती है। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसे हम लोगों ने करना है प्लांट किंगडम में, बिकॉज प्लांट किंगडम में इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ब्रीफ आउटपुट दे दिया कि किस तरीके से फाइलोजेनेटिकल सिस्टम चलती है। राइट, अब तुम लोगों ने कीमो टेक्सोनॉमी सुना होगा, साइटो टेक्सोनॉमी सुना होगा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी सुना होगा। ये तीन टर्म्स आई थिंक यू माइट हैव हर्ड। राइट, चलिए जी, यस। लेट्स स्टार्ट विद द कीमो टेक्सोनॉमी। इफ आई से व्हाट इज टेक्सोनॉमी, तो तुम लोगों ने मुझे बताया आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज बेसिकली नोन एज टेक्सोनॉमी। बट if I do identification, nomenclature and classification on the basis of chemicals that are present in plants or animals, ऐसे chemicals जिसके बेसिस के ऊपर मैं plants और animals को classify कर सकूं, that is known as chemotaxonomy, means taxonomy on the basis of chemicals. Taxonomy on the basis of chemical compounds. जैसे हर एक प्लांट के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा
अलग अलग तरीके के केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे ऑयल सीड क्रॉप्स है, जो ऑयल सीड वाले होंगे उनके अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सल्फर की फ्रेग्रेंस की वजह से मैं कह सकता हूँ कि मैं जितने भी सल्फर वाले प्लांट्स हैं उन सभी को एक साथ डाल दूंगा। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिससे खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, मिमोसा पुडिका, ठीक है, या तुम लोगों ने तुलसी देखी होगी, उससे खुशबू आती है। क्यों आ रही है उससे खुशबू बेटा? क्योंकि कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस उसके अंदर है जो कि किसी और के अंदर नहीं है। तो जिससे जितने भी प्लांट जिससे कि तुलसी जैसी खुशबू आएगी उन सभी को मैं एक जगह पे प्लेस कर दूंगा। इट मीन्स इफ आई डू क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल कंपाउंड्स, दैट इज नोन एज बेसिकली कीमोटैक्सोनॉमी। इज दैट क्लियर एवरीवन? से यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज साइटोटैक्सोनॉमी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल, राइट? साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। आप ध्यान से सुनो, सेल के अंदर जरा न्यूक्लियस पे जाओ ना, न्यूक्लियस के अंदर जरा क्रोमोसोम पे जाओ ना। मतलब कि साइटोटैक्सोनॉमी मतलब क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना है, क्रोमोसोम का बिहेवियर देखना है और कितने क्रोमोसोम का नंबर है। इफ आई डू टैक्सोनॉमी, इफ आई डू द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोम बिहेवियर, then it is known as cytotaxonomy. Please note it down. Directly we will say taxonomy based on structure, number and behavior. किस चीज का? क्रोमोसोम का मेरे भाई। किस चीज का? क्रोमोसोम का। मतलब कि मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं सिर्फ क्रोमोसोम के बेस पे, बस क्रोमोसोम की डिटेल्स, तीन चीजें, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, नंबर, देन इट इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। दो चीज। अब जरा एक और चीज आइए, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का नाम तो सुना होगा यार आप लोग ने, ठीक है? जरा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पे आइए। व्हाट इज दैट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? तो भाई टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी ही रहेगी, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे किसी भी तरीके की हो। न्यूमेरिकल, ध्यान रखना, जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है बेटा, इसके अंदर हम लोग 0 या 1 को यूज करते हैं। वी यूज बाइनरी फॉर्मूला, वी यूज बाइनरी डिजिट्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को पहले तो नाम याद रखना है भाई, किस किस नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फिनेटिक्स, एडेनिसोनियन, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज क्लैडिस्टिक्स, right? It is also known as Adansonian taxonomy. तो इन तीन चीजों को तो भाई याद रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन नीड में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, घुमा फिरा के पूछेंगे, इसलिए ये नाम याद रखना। ऐसा ना हो कि वो ये ना पूछ के इन नेम्स के बेस पे तुम लोग को पूछे, राइट? मैंने क्या बोला? टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन बाइनरी डिजिट्स इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जरा नोट कीजिए ना, टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन, अभी समझ आ जाएगा आप लोग को। टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन व्हाट बाय व्हाट? बाइनरी डिजिट्स। And now underline the term, what is that binary language or binary digits? If I say what is that binary digit, you can directly say it can be 0 or 1. It means if the character is present, जिस character को मैं study करने की कोशिश कर रहा हूँ, if the character is present, then I will take 1. If the character is absent, then I will take 0. ठीक है? 0 का मतलब क्या? Absence of character. And 1 का मतलब क्या? Presence of Presence of character. Very good बेटा, presence of character. तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं एक करेक्टर एक्सेप्ट हो रहा है whereas the second character is being rejected? Can I say? Yes, exactly. In the numerical taxonomy always one character is selected whereas another character is rejected. Please note it down. Here always one character accepted and other rejected. इस चीज को जरा याद रखना। अब बाकी नॉर्मल टैक्सोनॉमी के हमने बहुत सारी टैक्सोनॉमी पढ़ी है ना, कीमो पढ़ी, साइटो पढ़ी, ये इस बाकियों से डिफरेंट कैसे है
ये याद रखना है। कभी भी तुम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी सिर्फ एक करेक्टर को एट ए टाइम स्टडी नहीं करोगे। फ्रॉम द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी अ लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स कैन बी स्टडीड विद इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि अगर मुझे टेक्सोनॉमी करनी है तो मैं सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर 500 से 600 करेक्टर्स को स्टडी कर सकता हूं। खुद बताओ, इज दैट अ रेलिवेंट टेक्निक? एग्जैक्टली, इट इज अ रेलिवेंट टेक्निक। ठीक है, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अ नंबर ऑफ करेक्टर्स कैन बी स्टडीड, a number of characters can be studied at a time। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? इज दैट क्लियर एवरीवन? से यस और नो? यस सर। ओके, Yes, sir. चलिए जी, अब जरा और आगे चलते हैं। अभी तक तो इस चैप्टर की भूमिका बांधी हम लोगों ने, अब हम इस चैप्टर की रियलिटी के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब रियलिटी के अंदर जाना है तो किस में जाना है? किंगडम सिस्टम में जाना है भाई। हम लोगों ने किस चीज के अंदर जाना है? किंगडम सिस्टम। आप जरा ध्यान से सुनिए, मजे लीजिए बायो को पढ़ते हुए, ऐसे फॉर्मेलिटी वाला नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट के अंदर फील आनी चाहिए, अदरवाइज पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया, 6 दिया गया। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसने कौन सा किंगडम सिस्टम दिया। तो हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में करेंगे। ओके, जस्ट स्टार्ट विद द 2 किंगडम सिस्टम। ओके बेटा, 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? Linnaeus. वेरी गुड। ओके देन, फिर 3 किंगडम भी तो आया ना यार। तो ये 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल। हैकल। वेरी गुड, इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। Okay, very good. If I talk about 4 kingdom system, Copeland. कोपलैंड। Very good, beta. 4 kingdom system was given by Copeland. Okay. Now just come to 5 kingdom. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है इसलिए मैं पूछूंगा नहीं। Arch Whitaker. मैंने पूछा था, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन चलिए, इट वॉज गिवन बाय R.H. Whitaker। अरे भाई, इसके बाद 5 किंगडम के बाद 6 किंगडम सिस्टम भी आया था, एंड इट वाज गिवन बाय कार्ल वुज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, इसलिए एम्स वाले यही पूछेंगे भाई, याद रखना। 6 किंगडम सिस्टम, राइट, गिवन बाय कार्ल Wooz. राइट। अब जरा 1 बाय 1 करके इनके अंदर चलते हैं जरा डिटेल में। जस्ट एंटर द 2 किंगडम सिस्टम। तो भाई जो हम लोगों के पास 2 किंगडम सिस्टम है, दिया तो इसे लीनियस ने था, लेकिन क्या दिया एटलीस्ट बताओ तो सही। 2 किंगडम दिए, कौन कौन से? प्लांटे एनिमेलिया। वेरी गुड, 2 किंगडम्स दिए। यहीं पे हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में सब कुछ समझेंगे। देखिए, द फर्स्ट वन वाज प्लांटे, सेकंड वन वाज एनिमेलिया। बस कुछ भी नहीं है इसमें। अगर तुम्हें ये नाम रहे ना याद, तब तो तुम इसका कुछ भी याद कर सकते हो, लेकिन हम जरा इसको डिटेल में लेके चलते हैं। देखो भाई, प्लांट्स यूनिसेलुलर भी होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एनिमल्स यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो सबसे पहली चीज, यूनिसेलुलर प्लांट्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर प्लांट्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, दे ऑल वर एंटर्ड इनटू दिस 2 किंगडम्स। सबसे पहले तो इनको प्लेस कीजिए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर प्लांट्स। इज दैट क्लियर? ओके, जरा सेकंड की तरफ आइए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर Animals. वेरी गुड, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स, दे ऑल वर इंक्लूडेड इन द एनिमेलिया। लेकिन इतने से थोड़ी ना बात बनती है। फंजाई कहाँ है भाई, वायरस कहाँ पे है, प्रोटोजोन्स कहाँ पे, कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, याद रखिएगा। बैक्टीरिया को, फंजाई को, वायरसेस को, माइकोप्लाज्मा को,
इसने यहीं पे रख दिया था। तो भाई अगर मैं डिमेरिट की बात करूं टू किंगडम सिस्टम की, तो भाई ये सारी की सारी डिमेरिट्स ही तो हैं। क्या बैक्टीरिया प्लांट की तरह होता है? नो, स्ट्रिक्टली नो। क्या फंजाई प्लांट की तरह होती है? नो। No. वायरस एंड माइकोप्लाज्मा? नो। इट मीन्स these all are the exceptions, these all are the demerits of two kingdom system of classification. यहां तक क्लियर हुआ सभी को? स्पीक इट आउट लाउड, Yes. यस और नो Yes, sir. एवरीवन स्टूडेंट्स। चलिए अब जरा आगे चलिए, यस सर। ठीक है। अब देखिएगा जरा थ्री किंगडम में आइए ना, थ्री किंगडम की तरफ आइए। ये तुम्हें बहुत ज्यादा ढंग से आता होगा, वेरी सिंपल। कोई एक ऐसा किंगडम गलती से इंट्रोड्यूस कर दिया होगा अर्नेस्ट हैकल ने, क्योंकि उसने दिया था ना ये क्लासिफिकेशन। कौन सा ऐसा किंगडम? प्रोटिस्टा, द थर्ड किंगडम दैट वाज बीइंग प्लेस्ड विद इन बिटवीन प्लांटे And Animalia. एनिमेलिया वॉज प्रोटिस्टा। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो प्रोटिस्टा है, इसमें हमने क्या डालना है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स हम लोग पढ़ते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों यूकैरियोट्स होते हैं। मतलब यूनिसेलुलर प्लांट्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स, दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। इसीलिए प्रोटिस्टा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। It is also known as kingdom of unicellular eukaryotes. Eukaryote. ध्यान से सुनना है बेटा, कॉम्पिटिटिव लेके चला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। प्लांटे के अंदर क्या रह गया? यूनिसेलुलर प्लांट्स तो यहां आ गए यार, यूनिसेलुलर प्लांट्स तो इसके पास आ गए। अब यूनिसेलुलर यहां से एनिमल्स भी इसके पास आ गए। तो अगर मैं पहले अब जरा एनिमेलिया की बात करूं, तो एनिमेलिया के पास क्या क्या बचा बताइए जरा? सिर्फ मल्टी सेलुलर Animals. एनिमल्स, बस, और कुछ भी नहीं बचा भाई। प्लांट्स के पास क्या बचा भाई? Multicellular plants. प्लांट्स, मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स। अब ये जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स थे, इसके अलावा वही वाली बात, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, वो कहाँ है? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई भी अभी यही है। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ठीक है, एंड माइकोप्लाज्मा। ये तो सारा का सारा अभी भी यही है। इट मीन्स again it was what? It was a demerit of three kingdom system of classification. You got my point everyone? यस सर। चलिए अब जरा अगली क्लासिफिकेशन की तरफ आइए। कौन सी? फोर किंगडम सिस्टम। चलिए जरा फोर किंगडम की तरफ चलते हैं। अब ये जो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी, इसे किसने दिया? कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड। बिल्कुल याद रखिए, इसमें भी वही वाली बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए आप सभी को। प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा रखूं क्या? प्रोटिस्टा। अब बताइए मुझे फोर्थ किंगडम कौन सा आया था बेटा? बैक्टीरिया। फंजाई या बैक्टीरिया? बोलिए 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 फटाफट। फोर्थ किंगडम कौन सा आया था? फंजाई या बैक्टीरिया? मोनेरा। मोनेरा, बैक्टीरिया। मोनेरा। अभी हम लोगों को थोड़ी सी टेंशन खत्म होगी मेरे भाई। कैसे? एनिमेलिया के अंदर वही क्या? मल्टी सेलुलर एनिमल्स। प्लांटे के अंदर वही मल्टी सेलुलर प्लांट्स। प्रोटिस्टा के अंदर भी वही यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर एनिमल्स। यहां पे जो एक्सेप्शन हुआ करती थी हमारे पास, जो कि क्या थी? बैक्टीरिया। चली गई बैक्टीरिया यहां की तरफ सारे। इसीलिए मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स।
सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स अभी आ गए हमारे पास यहाँ पे। लेकिन भाई यहाँ पे तो फिर से अभी भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस थी हमारे पास, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स थी। व्हाट वाज द डिमेरिट इन प्लांटे किंगडम? वही वाली यार, एक चीज हटा दो, दो चीज याद रखिए, वायरसेस एंड माइकोप्लाज्मा या फिर फंजाई, यही चीज थी भाई। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी चलिए और आगे, अभी और आगे चलेंगे। देखो बेटा, हम लोगों ने ये तो बोल दिया कि इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं बेटा, उन्हें हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। जो यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। एंड जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, दे आर नोन एज प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स। इन चीजें याद रखिएगा। प्लैंक्टॉन्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो वाटर के सरफेस के ऊपर जाके ग्रो करें। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गी देखी होगी, वाटर के सरफेस के ऊपर होती है, राइट? तुम लोगों ने और भी बहुत सारे देखे होंगे प्रोटिस्ट के मेंबर, हम पढ़ेंगे इन्हें वन बाय वन प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, डोंट वरी। ज़ूप्लैंक्टॉन्स तुम लोगों ने देखे होंगे, ज़ूप्लैंक्टॉन्स उन्हें कहते हैं बेटा, वो भी प्लैंक्टोनिक है, ये भी प्लैंक्टोनिक है। ज़ूप्लैंक्टॉन्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर फीड करते हैं, बिकॉज जू है ना, एनिमल्स है ना, कभी अपना फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जबकि फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैज द एबिलिटी टू प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ओके, तो ये और ये एक्सेप्शंस, ठीक है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आई ना बेटा, बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसे हम लोग, एंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज फाइव किंगडम। अब अगर इस फाइव किंगडम की बात की जाए, चार किंगडम आई होप आप लोगों को सभी को क्लियर हो गए होंगे, एंड इन द फिफ्थ किंगडम कुछ भी नहीं है, एक और चीज यहां से निकालनी है और उसमें इंट्रोड्यूस करनी है, फंजाई, ठीक है। प्लांटे सबसे पहला आ गया भाई, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्लांटे हो गया, उसके बाद आ गया, चलो फिलहाल के लिए लिख लेते हैं प्रोटिस्टा, देन उसके बाद लिख लेता हूं, चलो मोनेरा लिख लेता हूं, जबकि ऐसा होता नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। देन मैं लिख लूंगा फंजाई एंड एनिमेलिया। अब ये खतरनाक चीज है यार, फंजाई क्या होती है? नॉन फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक, दे कैन बी सैप्रोफिटिक, दे कैन बी पैरासिटिक, दे कैन बी होलोजाइक, ठीक है। जितने भी प्लांट जैसे दिखने वाले लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स थे, सारे के सारे नॉन फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफ्स, ये सभी के सभी हमारे पास कहां पे आ गए बेटा? किंगडम फंजाई के अंदर। बस अभी एक दो एक्सेप्शन बची, एक माइकोप्लाज्मा और दूसरा वायरसेस। वायरसेस की तुम्हें जान के हैरानी होगी, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी वायरस का प्लेस जो था वो कोई भी क्लियर नहीं था, राइट। प्लांटे के अंदर क्या आता होगा तुम लोग जानते हो, प्रोटिस्टा में क्या है, मोनेरा में क्या है, फंजाई में क्या है और एनिमेलिया में। लेकिन कभी भी हम लोग इसे ऐसे नहीं लिखते, हमें इसे लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब अगर मैं साइंस के अकॉर्डिंग बोलूं तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा किंगडम आया था बेटा? अर्थ पे मोनेरा, सेकंड नंबर पे प्रोटिस्टा, थर्ड नंबर पे फंजाई, फोर्थ नंबर पे प्लांटे, एंड एट लास्ट वाज एनिमेलिया। तो हम लोग इसे याद करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग भाई? इसे जिस सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 लिखा है, वी हैव टू राइट एंड वी हैव टू लर्न इन द सेम पैटर्न, राइट। ओके, अब जरा एक क्राइटेरिया था, हम एक ट्रिक के साथ करेंगे क्राइटेरिया को याद। चलिए जरा एक ट्रिक लिखते हैं, लिखे क्राइटेरिया ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जरा इसे हिंदी में लेके चलिए, हिंदी पढ़ने का भी अलग मजा है। रतन चल फाइल बना। बस अब रतन ही फाइल बनाएगा भाई, हम लोग को कुछ नहीं करने का, बस मैं जो जो चीजें बोलूंगा उसको अभी यहीं पे ग्रैस्प करके याद करना है सभी ने, ध्यान से सुनते जाइएगा। आर, रतन का आर कैपिटल होगा पहला वर्ड, टी एन,
चल का क्या लिख लेना हम लोगों ने सी, फाइल का हम लोगों ने फाइल ही याद रखना है। प्लीज नोट इट डाउन, बहुत मजा आएगा चीज को समझिए। 5 क्राइटेरिया क्या थे? फर्स्ट वन वाज रिप्रोडक्शन, टी बोले तो थैलस, एन का मतलब न्यूट्रिशन मोड, सी का मतलब सेल स्ट्रक्चर, एंड फाइल का मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, राइट जी। अब जरा इसको और डिटेल में लो, और डिटेल में, अभी छोड़ना नहीं इसे, हमने थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। देखो रिप्रोडक्शन कितने तरीके की होती है बताएंगे भाई? 2 2 टाइप्स, टाइप्स, कौन कौन सी? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। तो भाई जो हम लोगों ने 5 किंगडम क्राइटेरिया लिया था, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन भाई 2 तरीके की हो सकती है। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स को मैं प्लेस कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज एसेक्सुअल और वेदर इट इज सेक्सुअल, राइट। चलिए थैलस, थैलस क्या होता है बेटा? व्हेन द प्लांट इज नॉट ट्रूली डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, जैसे कि एल्गी एंड ब्रायोफाइटा के अंदर होता है। तो ये जो थैलस होता है हम लोगों के पास 2 टाइप्स का होगा। चलिए ठीक है, सिंपल और बस एक चीज कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, दैट कैन बी यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर, एंड मल्टीसेलुलर। बस आज के लिए बेटा हम लोग सिर्फ इतना करेंगे, कल जरा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ ओके, 2 मिनट्स आफ्टर तुम्हारी 12th क्लास है, तो फिर 12th क्लास में कंटिन्यू जिसकी क्लासेस होगी वो कंटिन्यू करेगा। ओके, यहां तक समझ आ गया बेटा सभी को? ओके डन, थैंक यू। यस सर। I'm making notes and